हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में, ठीक है। और या फिर इसी को आप लोग यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोल सकते हो। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है ना, ये हमारी बाकी सारी जो टाइट्रेशन थी, देखो एनालिसिस भी बोल सकते हो, टाइट्रेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। दोनों का मतलब लगभग लगभग यहाँ पे सेम ही है, ठीक है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक टाइट्रेशन ही परफॉर्म करते हैं, बट वो थोड़ी सी अलग होती है। जैसे अभी तक हम लोगों ने जितनी भी टाइट्रेशन देखी, हमारी एसिड बेस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे नॉन एक्वस हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक हो गया। ये चारों टाइट्रेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ पे टाइट्रेंट था, ठीक है, हमारे यहाँ पे टाइट्रेंट था, फिर ये हमारा एनालाइट था। तो यहाँ पे देखो टाइट्रेंट की हेल्प से हम लोग एनालाइट का डिटर्मिनेशन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी टाइट्रेशन देखी, उसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन थी वो ये थी कि सब में यहाँ पे वॉल्यूम था। यानी बात की जाए तो सब में यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे लिक्विड होता था, लिक्विड, ठीक है। और लिक्विड यानी कि देखो जैसे कि लिक्विड है तो उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम के बेस पे हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेशन कर रहे थे कुल मिलाकर, ठीक है। यानी हमारी अभी तक जितनी भी टाइट्रेशन थी। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, ये यहाँ पे अलग क्यों होता है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम के बेस पे एनालिसिस नहीं करते, हम लोग करते हैं मास के बेस पे, मास। अब मास क्या होता है, देखो मास होता क्या है वो एक अलग टॉपिक है। मास आप लोग ये समझो कि मास होता है जैसे कि सॉलिड का, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा वेट के बेस पे डिटर्मिनेशन होता है, यानी हमारा कुछ सॉलिड होता है, बातों को समझना, ठीक है। तो सॉलिड से आप लोग समझ रहे होगे सॉलिड कहाँ होता है हमारा, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में। तो बिल्कुल यहाँ पे जो हमारी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, इसके अंदर हमारा यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हो कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का कंसेप्ट लगता है। देखो अभी मुझे पता है समझ नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप लोग एक फंडा समझो कि यहाँ पे ये है कि हम लोग बेसिकली बात करें तो मास के बेस पे यहाँ पे हम लोग जो है अपना डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। यानी हमारी टाइट्रेशन यहाँ पे मास यानी वेट के बेस पे होती है, ठीक है। समझ गए इतना, इतना नहीं समझो तो भी समझ जाओगे, परेशान मत हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपली बात करें तो जो हमारा ग्रेविमेट्री वर्ड होता है, ये हमारा मास को ही रिफर करता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक में देखो क्या जो हमारा ग्रेवी है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे मास बोलते हैं। और मेट्रिक मतलब होता है कि कैलकुलेशन, ठीक है। यानी जब हम लोग यहाँ पे मास का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो मतलब मेट्रिक मतलब यहाँ पे मेजरमेंट हो गया। तो मास का जब मेजरमेंट करेंगे तो वो हो जाता है हमारे यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपली समझो ग्रेविमेट्रिक, ठीक है। तो ग्रेवी, ग्रेवी प्लस मेट्रिक, ठीक है, दोनों में तोड़ दो। तो ग्रेवी का मतलब होता है यहाँ पे मास, ठीक है, मास। और मेट्रिक का मतलब होता है यहाँ पे मेजरमेंट। तो कुल मिलाकर देखो नाम ही में यहाँ पे इसकी मीनिंग जो है कि सिंपली हम लोग इसमें क्या करेंगे, अपने मास का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। और मास कब होगा, जब यहाँ पे सॉलिड होगा। अभी सब समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हमारा यहाँ पे एक ऐसा मेथड होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने एनालाइट का जो है उसकी क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं, मास के द्वारा। देखो टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, अपने एनालाइट का मेजरमेंट ही तो करते हैं, उसकी क्वांटिटी का, कि वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो वहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जितना भी किया वो वॉल्यूम के बेस पे किया, यहाँ पे हम लोग करेंगे मास के बेस पे। बस इतना सा कंसेप्ट है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का। तो इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो हमारा एनालाइट है वो यहाँ पे किसमें, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इस लाइन को समझने के लिए हम लोग समझते हैं अपने मेथड्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, ठीक है, तो उसके बेसिकली यहाँ पे तीन अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। यानी तीन तरीके से हम लोग अपनी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। पहला हो गया हमारा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन, ठीक है, दूसरा हो गया वोलेटाइलाइजेशन, ठीक है, और थर्ड हो गया यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक। अब इन तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। आप लोग इतना समझो कि आपका जो सिलेबस है उसमें आप लोग को प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री पढ़ना है। यानी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी हमारा एनालाइट होगा, ठीक है, उसमें हम लोग यहाँ पे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद उसका मेजरमेंट करेंगे। अब इसको बहुत ही सिंपली समझो, जैसे ये हमारा यहाँ पे एनालाइट हो गया, ठीक है। एनालाइट हमारा फ्लास्क में ही तो रहता है, फ्लास्क में। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जैसे ये मान लो हमारा एनालाइट है, कुछ लिक्विड है ना, तो हम लोग करेंगे क्या कि इस एनालाइट को यहाँ पे जो है प्रेसिपिटेट यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे। पता है ना आप लोग को प्रेसिपिटेट, अगर नहीं पता है तो प्रेसिपिटेशन वाला लेक्चर देख लेना। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम लोग अपने एनालाइट को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, देखो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी स्टेप होती है। आज की वीडियो में हम लोग को वही देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि 100% ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे जैसे कि ये हमारा होता है सॉलिड, ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, देखो सबसे पहले एनालाइट को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको हम लोग यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, यानी इसको मिलाकर इसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट इस सॉलिड का।
और जब मेजरमेंट करते हैं तो हमें क्वांटिटी पता चल जाती है, ठीक है। और उस तरीके से हम लोग अपनी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसमें हम लोग को कुछ बहुत ज़्यादा एनालिसिस वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमारा एक मेन टॉपिक है, तो अभी हम लोग उस पर आ रहे हैं। बाकी थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हमारी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है। और यहाँ पे मोर प्रिसाइज होती है कंपेयर टू वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो यहाँ पे देखो क्या है ना कि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी टाइट्रेशन देखी वो हमारी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पार्ट था, लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो ग्रेविमेट्री में होता है मास और वॉल्यूमेट्री में होता है वॉल्यूम, बस इतना सा डिफरेंस है हमारे ग्रेविमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक में। और यहाँ पे देखो ये हमारा ना एक एब्सोल्यूट मेथड होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, यानी इसमें हमारा कोई ऐसा तीम झाम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो लेस चांसेज ऑफ मिस्टेक, यानी गलती होने के ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं। अब इसको समझो आप लोग, जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है तो जैसे लिक्विड है तो अब कहीं मान लो एक बूंद का इधर उधर हो गया, ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत एरर आ जाती है, गड़बड़ी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि सॉलिड है और हम लोग डायरेक्ट उसका मास मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे गलती के ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये हमारे टेम्परेचर से भी इफेक्ट नहीं होता है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो यहाँ पे डिसएडवांटेज में क्या है कि ये थोड़ा सा जो है ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, यानी इसको परफॉर्म करने में थोड़ा सा टाइम वगैरह ज़्यादा लग जाता है। और उसके बाद यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली परफॉर्म करना चाहिए। अब देखो वैसे तो इसमें गलती वगैरह के चांसेस नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने गलती की, ठीक है, तो देखो लिक्विड में तो एक दो बूंद का डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे अगर गलती हुई तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग को इसको यहाँ पे केयरफुली परफॉर्म करना पड़ता है। और उसके बाद जो भी यहाँ पे ग्लासवेयर वगैरह, यानी जो हमारा जैसे आप कह सकते हो टाइटर है, वो हमारा फ्लास्क है, ठीक है, और हमारा यहाँ पे मतलब जो भी है, ठीक है, ब्यूरेट बीकर वगैरह, तो उसको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लीन वगैरह करके रखना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने आज की वीडियो के सबसे मेन टॉपिक के बारे में, ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब देखो इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है और बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो एनालिसिस में क्या है कि यहाँ पे लॉन्ग आंसर ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लॉन्ग आंसर है, उसी में से यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर 10 नंबर में नहीं तो 7 नंबर में क्वेश्चन आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करें तो यहाँ पे देखो जो हमारी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है तो उसमें जो हमारा एस्टिमेशन होता है, यानी हमारा जो भी एनालिसिस का कैलकुलेशन होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो जैसे पहले होता है हमारे यहाँ पे सैम्पलिंग होता है, ठीक है, फिर प्रिपरेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन, डाइजेशन, फिल्टरिंग, वॉशिंग, ड्राइंग, वेइंग, कैलकुलेशन। तो देखो यहाँ पे इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे, बट हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आखिर होने क्या वाला है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सैम्पलिंग के बारे में। तो देखो सैम्पलिंग में क्या होगा, सैम्पलिंग में ये होगा कि जैसे कि मान लो हमारा कोई भी केमिकल है जिसके बारे में हमें पता लगाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसका सैंपल लेंगे, ठीक है। सैंपल क्या होता है कि उसका थोड़ा सा अमाउंट लेंगे जितना हमें पता लगाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा सैंपल लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सैंपल को उठा के अपने जो है वाटर या फिर जिस भी लिक्विड में हमारा ये मिक्स होने वाला होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, जो भी है वाटर हो, ज़्यादातर केस में वाटर होता है, ठीक है, मगर मान लो वाटर नहीं है तो कुछ और। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस सैंपल को उठा के इस वाटर में मिक्स कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके अपना एनालाइट का सोल्यूशन तैयार कर लेंगे। देखो इसको हम लोग यहाँ पे एनालाइट को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, एनालाइट। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन। अब देखो प्रेसिपिटेशन में होगा क्या, हम लोग एक्चुअली करते क्या है, देखो वैसे नॉर्मल प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में तो जो है अपने आप प्रेसिपिटेशन होती है, लेकिन जो हमारी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है तो उसमें जरूरी नहीं है कि हर बार अपने आप हो। अगर अपने आप हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपने आप नहीं हो रही है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमारा ये एनालाइट जो हमारा तैयार हुआ है, ठीक है, ये जैसे मान लो ये हमारा फ्लास्क है, ठीक है, तो एनालाइट जो हमारा तैयार हुआ है इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ एजेंट मिक्स कर देते हैं, एजेंट्स। अब ये एजेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। तो देखो ये करते क्या है, ये करते हैं कि इसके जो हमारा एनालाइट है ना, इसको यहाँ पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब अगर ये नहीं भी होने वाला है तब भी यहाँ पे इनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होती है कि इसको यहाँ पे ये जो है प्रेसिपिटेट यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है डाइजेशन, या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे ओस्टवाल्ड राइपनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो डाइजेशन में होता क्या है, देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें मिक्स करी, ठीक है। अब मान लो जो हमारा एनालाइट है, ठीक है, वो हमारा अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, ठीक है, या फिर जो हमारा प्रेसिपिटेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाया, तो हम लोग इसको थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे गर्म करते हैं, ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा इसको फ्लेम यानी आँच पे रख के हम लोग थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइजेशन। अब उसके बाद हमारा आता है फिल्ट्रेशन।
अब देखो, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपना जो भी हमारा एनालाइट था, ठीक है, उसको यहाँ पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको फिल्टर कर देंगे। जैसे कि मान लो हमारी कोई फिल्टर पेपर या फिर छन्नी मान लो, ठीक है, जैसे हमारी कोई छन्नी है, ठीक है, ऐसे इसमें पोर है, हम लोगों ने क्या किया, अपने सोल्यूशन को इसमें डाला। देखो ऐसी छन्नी नहीं होती है चाय वाली, वहाँ पे मतलब अलग टाइप के फिल्टर पेपर वगैरह होते हैं, मतलब आप लोग थोड़ा समझने के लिए मान लो। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सोल्यूशन को इसमें डालेंगे और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे देखो प्रेसिपिटेट होगा, जो भी सॉलिड पार्टिकल होगा वो हमारी छन्नी के ऊपर रह जाएगा, हमारे फिल्ट्रेशन मतलब हमारा फिल्टर पेपर के, ठीक है। और जो यहाँ पे लिक्विड वाला पोर्शन होगा वो यहाँ पे नीचे बह जाएगा, है ना, यानी नीचे जो भी हम लोग लगाएंगे वो नीचे चला जाएगा, सॉलिड हमारा ऊपर बच जाएगा। और यही हमारे काम का है। देखो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड के वेट का डिटर्मिनेशन करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा लिक्विड काम का नहीं, यहाँ पे हमारा सॉलिड काम का है, तो हम लोग इसको छान के अलग कर लेंगे, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, वॉशिंग। अब वॉशिंग में क्या है, देखो हम लोगों ने क्या किया, अब ये हमारा सॉलिड हमें मिल गया, ठीक है, हम लोगों ने इसको छान के अलग कर दिया। अब इसको ना, जैसे कि देखो ये हमारा प्रेसिपिटेट है, अब इसमें कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, मतलब गड़बड़ी नहीं, मतलब इसमें जैसे कुछ इम्प्योरिटी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मान लो इसमें कुछ गंदगी वगैरह इम्प्योरिटी है जो अच्छी नहीं है, जो हमारे काम की नहीं है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जनरली वाटर से ही करते हैं, और अगर वाटर सुटेबल नहीं है तो कुछ और भी लिक्विड यूज कर लेते हैं। तो वॉश करने से होता क्या है, देखो ऊपर ऊपर से वॉश करते हैं तो जैसे जो भी इम्प्योरिटी वगैरह है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, तो वो यहाँ पे साफ हो जाती है, ठीक है, दूर चली जाती है। अब देखो वॉश किया है यानी कि धुला है, तो भाई उसको ड्राई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्राई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपने सैंपल को जो है फिर से जो है आग में रखते हैं, ठीक है, मतलब आग या फिर कह सकते हो फ्लेम पे रखते हैं, ठीक है। मतलब टेम्परेचर में बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसके लिए, बट अभी आप लोग समझने के लिए समझो कि हम लोगों ने इसको फिर गर्म किया, मतलब सुखा दिया कुल मिलाकर, ठीक है। पहले धुला फिर सुखाया। देखो ऐसे ही तो होता है ना, कपड़े धुलते हो तो सूखने के लिए भी तो डालना पड़ता है, तो हमारा सैंपल है उसको धुला है तो सुखाना पड़ेगा। सुखाने के बाद क्या करते हैं, सुखाने के बाद अब हमारा सैंपल तैयार हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको वेट कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये हमारा एक ओवरव्यू है स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का। अब इसी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो है मतलब देख लेते हैं कि एग्जाम में आप लोग को कैसे कैसे लिख के आना है। तो देखो सैम्पलिंग में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसकी हमें एनालिसिस करनी है, उसको हम लोग यहाँ पे पहले थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा सैंपल है वो यहाँ पे होमोजीनस होना चाहिए। होमोजीनस का क्या मतलब है कि जैसे नमक पानी है, ठीक है, तो नमक और पानी का जो सोल्यूशन होता है वो होमोजीनस होता है। वहीं अगर पानी में बालू मिट्टी डाल दोगे तो वो हेट्रोजीनस होता है। तो होमोजीनस का मतलब ये है कि जो हमारा सैंपल है तो उसको जब हम लोग यहाँ पे लिक्विड में मिक्स करके तैयार करेंगे, देखो यहाँ पे सैंपल को जब हम लोग यहाँ पे लिक्विड में मिक्स करके अपने एनालाइट को तैयार कर रहे थे, तो ये होमोजीनस होना चाहिए। होमोजीनस का मतलब ये है कि मतलब हमारा जो भी लिक्विड है उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सैंपल डाल दिया वो अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। हमारा एनालाइट का सोल्यूशन होमोजीनस होना चाहिए, यानी कि एक समान दिखना चाहिए, इसके अंदर पार्टिकल वगैरह अलग अलग नहीं दिखने चाहिए। थोड़ा सा समझो यार आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखो सैंपल हमारा पाउडर के फॉर्म में होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, अगर पाउडर के फॉर्म में होगा, ठीक है, तभी तो हम लोग उसको पानी में मिलाएंगे, तभी तो अच्छे से मिक्स होगा। अगर यहाँ पे मान लो बहुत बड़े बड़े सॉलिड है तो मिक्स ही नहीं होगा, तो पाउडर के फॉर्म में होगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भाई एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए कि भाई इतना महंगा है कि हम लोग परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं एनालिसिस, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन की, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हम लोग अपने सैंपल को लेंगे, ठीक है, और उसके बाद अपने एक क्लीन बीकर में उसको डिजॉल्व करके, ठीक है, और उसके बाद अपने सैंपल को यहाँ पे तैयार कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ऐड सफिशिएंट वाटर टू गेट अ क्लियर सैंपल, टेम्परेचर पीएच प्रेशर शुड बी मेंटेन्ड, यानी कि ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जहाँ पे हम लोग सैंपल तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखो इफ़ नेसेसरी देन हीट द सोल्यूशन। देखो जैसे कि मान लो हम लोगों ने सैंपल लिया, ठीक है, और लिक्विड में मिक्स किया, मान लो पानी में, अब वो अच्छे से अगर मिल नहीं रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा गर्म कर लेंगे। देखो आप लोग अगर नहीं जानते हो तो इसको करके देख सकते हो कि आप लोग चीनी लो, पानी में मिलाओ, ठीक है, तो चीनी को जब आप लोग चला के मिलाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसको गर्म कर दोगे तो बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो वही चीज़ होती है कि अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो उसको हम लोग थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, हीट दे देते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, जनरली हम लोग अपने एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को अपने सैंपल सोल्यूशन में ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा एक आइडियल प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है, यानी अगर एक अच्छा एजेंट है हमारा, तो वो यहाँ पे एनालाइट के साथ जो है रिएक्ट जरूर करना चाहिए। जैसे कि मान लो ये हमारा एनालाइट है और इसमें हम लोगों ने अपना प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड किया। अब अगर इसके साथ वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो हमारा प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट ही नहीं होगा, ठीक है, तो रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन हमारा जो है जनरली एक रेजिस्टेंस ग्लास बीकर में परफॉर्म की जाती है, यानी कि देखो जैसे कि ये जो हमारा जो भी हमारा यहाँ बीकर है,
तो ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बहुत हल्का सा है, मान लो इसके अंदर कोई रिएक्शन वगैरह हुई तो टूट गया, ठीक है, मतलब अच्छा होना चाहिए, समझ रहे हो बात को। और यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द कंप्लीटनेस ऑफ प्रेसिपिटेशन इज चेक्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऑन द साइड ऑफ वीकर वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि हम लोगों ने अपने प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को डाला और हमारा एनालाइट यहाँ पे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया, जितना भी एनालाइट था। अब यहाँ पे देखो हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि हमारा सारा एनालाइट यहाँ पे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे कि हम लोगों ने डाला एक सफिशिएंट अमाउंट और हमारा काम बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि चेक करने के लिए थोड़ा सा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यहाँ पे साइड से डालेंगे। अब मगर हम लोगों ने डाला, ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे आने के बाद जो है इसने दोबारा से फिर से प्रेसिपिटेट फॉर्म किया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी भी बीकर के अंदर थोड़े से यहाँ पे एनालाइट के जो है सैंपल बच गए थे, ठीक है, यानी अभी भी प्रेसिपिटेट और ज़्यादा कन्वर्ट हो सकते हैं। और अगर कुछ नहीं हुआ तो यानी कि हमारा प्रेसिपिटेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। और डाइजेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि डाइजेशन को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओस्टवॉल रैपनिंग भी कहते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, द प्रेसिपिटेट इज लेफ्ट हॉट फॉर 30 मिनट्स टू 1 आवर, ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग जो है हमारा जो प्रेसिपिटेट तैयार हुआ है उसको हम लोग थोड़ा सा गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक, ठीक है। अब डाइजेशन इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि इसमें होता क्या है कि जैसे कि मान लो कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि प्रेसिपिटेट में नहीं कन्वर्ट हो पाया, तो वो यहाँ पे जुड़ के जो है हमारे प्रेसिपिटेट में फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि उनका अच्छे से प्रेसिपिटेशन हो जाता है। अब यहाँ पे जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस है वो हमारी यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल के केस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब देखो इस लाइन को आप लोग एज इट इज याद कर लो, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स का एक अलग कंसेप्ट है, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। और डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो ये हमारी जो है समटाइम्स हमारी पोस्ट प्रेसिपिटेशन की प्रॉब्लम को इंक्रीज कर देती है, मतलब ज़्यादातर ही कर देती है। अब पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या होता है तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो वहाँ पे आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और फिल्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट को अपने एनालाइट सॉल्यूशन से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो बहुत अलग अलग टाइप के फिल्टर मीडिया हमारे इस प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। फिल्टर मीडिया का सिंपल मतलब यही है कि हमारे जैसे फिल्टर पेपर हो गया, ठीक है, छन्नी वगैरह कह सकते हो। तो हमारे जो बहुत अलग अलग टाइप के डिफरेंट हमारे फिल्टर मीडिया हैं जो कि हमारी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में यूज किए जाते हैं। तो जैसे हमारा फिल्टर पेपर हो गया, फिल्टर पल्प हो गया और फिल्टर मैट्स, तो ये सारी चीज़ें हमारे फिल्टर पेपर मतलब हमारे फिल्ट्रेशन में हमारे जो है प्रेसिपिटेट को एनालाइट से अलग करने के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो गया, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वॉशिंग, ठीक है। आफ्टर फिल्टरिंग द प्रेसिपिटेट द इम्प्योरिटीज एट द सरफेस ऑफ द प्रेसिपिटेट कैन बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग द प्रेसिपिटेट, ठीक है, यानी अगर कोई इम्प्योरिटी वगैरह है तो उसको हम लोग यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। वन शुड बी वेरी केयरफुल नॉट टू यूज टू मच वाटर ड्यूरिंग वॉशिंग बिकॉज पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेट मे लॉस्ट, यानी कि देखो हम लोग वॉशिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वाटर नहीं यूज करना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़, वरना हमारा अगर प्रेसिपिटेट ही लॉस्ट हो गया, यानी कि जैसे ये हमारा प्रेसिपिटेट है, ठीक है, ये हमारा प्रेसिपिटेट है और इसमें कोई इम्प्योरिटी है, हम लोग उसको धुल के साफ़ कर रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो ये भी प्रेसिपिटेट भी साफ़ हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो तो हमारा नुकसानदायक हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे देखो वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर मैनी प्रेसिपिटेट एज वॉशिंग सोल्यूशन, यानी कई सारे हमारे पास ऐसे प्रेसिपिटेट होते हैं जहाँ पे हम लोग वाटर को यूज़ नहीं कर सकते, वो वाटर से रिएक्शन वगैरह कर जाता है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे जैसे जो सुटेबल होता है, जैसे कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, तो इन सबको हम लोग यहाँ पे वॉशिंग सोल्यूशन की तरह यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें ड्राइंग और इग्निशन की, तो देखो यहाँ पे क्या है कि धुलने के बाद हम लोग उसको सुखाएंगे, तो सुखाने के लिए दो प्रोसेस होती हैं, पहला होता है ड्राइंग और दूसरा होता है यहाँ पे इग्निशन, ठीक है। तो देखो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता क्या है अभी हम लोग देखते हैं। द मेन पर्पज ऑफ ड्राइंग और इग्निशन इज टू कन्वर्ट द प्रेसिपिटेट इन अ कांस्टेंट कंपोजिशन, जैसे कि हमारा जो प्रेसिपिटेट है वो जब धुला गया है तो थोड़ा सा गीला है, तो हम लोग उसको ड्राई करके ना थोड़ा सा कांस्टेंट, यानी कि आप कह सकते हो कि एक परफेक्ट मास बना लेते हैं कि हाँ इतना है हमारा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, ठीक है, तो टू रिमूव द वाटर, यानी जो भी वाटर वगैरह है हमारे प्रेसिपिटेट के अंदर। अब यहाँ पे देखो जो हमारा ड्राइंग और इग्निशन है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि कुछ कुछ प्रेसिपिटेट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत थोड़ा सा वाटर है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ड्राइंग, और अगर इसमें बहुत ज़्यादा वाटर है, ठीक है, अलग ही नहीं हो रहा है या फिर कोई अलग सोल्यूशन है जो कि मतलब जल्दी से यहाँ पे सूख नहीं रहा, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इग्निशन। तो ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग में हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को 250 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रखते हैं,
और इग्निशन में क्या होता है, इसमें जो हमारा टेम्परेचर है वो 250 डिग्री सेल्सियस के अबव और 1200 के नीचे होता है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है इसमें। अब यहाँ पे देखो, ड्राइंग और इग्निशन इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी हमारा जो प्रेसिपिटेट है वो किस नेचर का है, उसी पे यहाँ पे ड्राइंग या फिर इग्निशन डिपेंड करता है कि हम लोग उसको ड्राई करेंगे या फिर इग्नाइट करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हीट का यूज करते हैं, बस इतना समझो, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे फाइनली अपने लास्ट स्टेप की, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब देखो हमारा वॉशिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर ड्राइंग द प्रेसिपिटेट इज देन कोल्ड एट रूम टेम्परेचर एंड वेड एक्यूरेटली ऑन द एनालिटिकल बैलेंस, ठीक है। यानी ड्राई करने के बाद हम लोग उसको यहाँ पे कूल ठंडा कर लेंगे। देखो ड्राइंग हम लोग यहाँ पे गर्म करके करते हैं, तो हमारा प्रेसिपिटेट गर्म हो जाता है ना, तो उसको ठंडा करना भी जरूरी है। तो सबसे पहले उसको ठंडा करते हैं रूम टेम्परेचर पे, यानी उसके लिए कोई स्पेशल एसी वगैरह नहीं लगाते, ठीक है। जैसे रख देते हैं, धीरे धीरे अपने आप ठंडा हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो भी बैलेंस वगैरह होता है, जैसे कि हमारा तराजू वगैरह होता है ना, वेटिंग बैलेंस होता है, लैब में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें रख के उसको जो है वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी कैलकुलेशन वो यहाँ पे जनरली परसेंटेज के टर्म में की जाती है, ठीक है। और कैलकुलेशन करते समय यहाँ पे जो है कुछ चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हमारी जो हमारा प्रेसिपिटेट है उसकी केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, और उसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है और कंपोजिशन क्या है। तो आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।